हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। आज आया हूं आपका हिंदी का क्लास लेकर के, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये गौधुली का गद्य खंड जो है, उसमें जितने गद्य खंड के लेखक हैं और उसका जन्म स्थल, ये आपको लिख के दे दिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको आते हैं। आप इसको रट जाइएगा, घोड़ के पी जाइएगा, बहुत काम का ये चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास आपका एक कहानी का होगा। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहानी नहीं है, ये निबंध है। आज पहला क्लास आपके कहानी का होने जा रहा है। वो कहानी है 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में, अर्थात हमारे ही जिले के, हमारे ही राज्य के ये लेखक महोदय हैं। आज इन्हीं के कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी पर कुछ कही गई बात आपको हम समझाते हैं, सुनाते हैं। कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी साधारण जनता की भाषा है। मतलब महान लोगों की भाषा अब हिंदी नहीं रही। महान लोग, बड़े बड़े लोग आजकल अंग्रेजी भाषण करते हैं, अंग्रेजी बोल के सुनाते हैं हम लोगों को। हमारी भाषा है, हम जैसे आम लोगों की भाषा है हिंदी। इसलिए कहता है कि हिंदी साधारण जनता की भाषा है। जनता के लिए उनका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रखेगी, जनहित में आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोध और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति को महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। आप जानते हैं, हिंदी इतना बहुमूल्य भाषा और कोई भाषा नहीं है। हिंदी इतना शक्तिशाली भाषा और कोई भाषा नहीं है। हमारा जो भाषा है हिंदी भाषा, ये सबसे ज्यादा शब्द वाला भाषा है। और हिंदी की भाषा में हम लोग आज एक कहानी पढ़ेंगे, और यह कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा का। नलिन बिलोचन शर्मा, इस कहानी का नाम लिखते हैं 20 के दांत। कहानी का नाम लिखते हैं 20 के दांत, और यही कहानी आपको आज मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, जिसका हर एक क्वेश्चन आपको समझने के लिए मिल जाएगा यदि आप ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुन लेते हैं। मुझे लगता है आपको YouTube की दुनिया में इस तरह से बैठ के कहानी सुनाने वाला आदमी नहीं मिला होगा, एज अ टीचर नहीं मिला होगा। आज मैं आपको बैठ के आपके सामने आपका कहानी सुनाता हूं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, और पूरा जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ दे, इस चैप्टर से पूछ दे, सारा आप बना दीजिएगा। गारंटी वारंटी सब है मेरा। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखते हैं 20 के दांत को। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब हैं, उनकी एक नई मोटर कार है, गाड़ी 4 व्हीलर, और एक क्या कहते हैं, बरसाती। ऊपर से गाड़ी को ओढ़ना नहीं दिया जाता है जी, वो ओढ़ना में खड़ा है ताकि उस पर धूप ना लगे, बारिश का पानी उस पर ना पड़े। काली चमकती हुई स्ट्रीमलाइट, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल, 7,500 में आई है। सेन साहब को ये गाड़ी खरीदकर बहुत गर्व है। उन्हें लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, और बहुत ज्यादा गर्व होता है इस कार पर। करा कि काला रंग का ये कार है,
चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। अब इस गाड़ी का निगरानी इतना रखते हैं सैन साहब कि अगर थोड़ा सा भी धब्बा कहीं दिख जाए ना, थोड़ा सा भी कोई मतलब छींटा पड़ जाए, धब्बा पड़ जाए गाड़ी पर, तो सोफर को सटासट लपर पड़ने लग जाता था, थापर पड़ने लग जाता था। मतलब सैन साहब बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे इस गाड़ी का। सैन साहब के दिल के करीब रहने वाला ये कार था। कहा था कि मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। अब मेम साहब कौन है? सैन साहब की पत्नी ही मेम साहब होगी। अब मेम साहब का कहना है कि खोखा खोखी मतलब कोई लड़का लड़की इस गाड़ी के पास ना आए, नहीं आना चाहिए। गाड़ी से बच्चा सब दूर रहे। गाड़ी सब बच्चा सब क्या करता है, गाड़ी को खरोच लगा देता है, धूल लगा देता है, गंदा कर देता है, इसीलिए कोई बच्चा गाड़ी के पास ना आए। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, 5 ठहरी, और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्ति हैं। मास्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, यह तमीज की तो जीती जागती मूर्ति है। सॉरी, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। अब सैन साहब की 5 लड़की है, 5 बेटी है। 5 बेटी एकदम सुंदरता में कठपुतली है, बहुत अच्छी है, गजब की दिखती है, और मतलब इतना उसका सुंदर चाल चलन, व्यवहार, रहन सहन है कि मोहल्ले के लोग उसकी तारीफ करती है। और माँ बाप ने बहुत अच्छा संस्कार भी दिया उस बच्चे में। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। कह रहा है कि वो लड़कियां खेलती भी है, लेकिन उसका जो समय उसके माँ बाप के द्वारा बताया गया है कि इस समय में खेलना चाहिए, इस समय में पढ़ना चाहिए, इस समय में खाना खाना चाहिए, तो वो अपने समय का मेंटेन करती है। शाम के समय कुछ देर तक खेलती है, ज्यादा खेलती भी नहीं है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सैन परिवार की मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सैन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। अब सैन साहब की जो 5 बेटियां हैं, इस 5 बेटी की स्थिति परिस्थिति, उस 5 बेटियों की रहन सहन को देखकर समाज वाले लोग अपने बच्चों को ताना देते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, अरे सीखो कुछ, सैन साहब की भी तो 5 बेटियां हैं, वो लोग तुम लोग जैसे कहा करती है कभी, कितना सुंदर रहती है, कितने अच्छे ढंग से घर में रहती है, उसका तो कभी शिकायत नहीं आता। एक उदाहरण दिया है कि का फूल बना है गमला तोड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आप घर का वारिस हैं, आप घर के सुंदर वारिस हैं, लड़का हो या लड़की हो, आपका घर में बहुत सुंदर मान सम्मान इज्जत होता है, लेकिन आप ऐसा काम कर दो कि घर में आपके घर परिवार वालों का इज्जत यहां से चला जाए, माटी में मिल जाए, धूल बन जाए, तो वो तो हो गया, फूल गमला तोड़ दिया। अगर आप गमला में फूल लगाएं और वो फूल का जड़ बड़ा होकर गमला को ही तोड़ दे तो कभी लगाओगे क्या? तो ऐसे बच्चे पाल के क्या करेंगे लोग, जो उनके ही इज्जत के साथ खेलने लगे। तो यही बात समझाते हैं कौन? समाज वाले समझाते हैं सैन साहब की बेटी का उदाहरण देकर के
समाज वाले समझाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग समझाते हैं। कह रहा है कि जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनमें मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है। अर्थात सेन साहब की बेटी से सेन साहब के उस प्रियकार को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन खोखा भी तो है भाई, ये बात तो अभी तक आया ही नहीं था। उसका एक बेटा भी है खोखा, उसको कह रहा है खोखा। इस किताब की भाषा में खोखा खोखी कर रहा है लड़का लड़की को। एक खोखा भी तो है, उससे लगता है कि कोई खतरा होगा। हाँ, कहता है कि खोखा जो एक ही है सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। भाई बहुत बड़ी बात हो गई। क्या कहते हैं कि खोखा एक है, एक लड़का है, और वो लड़का जो है वो सबसे छोटा है। मतलब 5 बेटी के बाद 6ठे नंबर का है वो लड़का। और उसमें भी क्या कहता है कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। वो लड़का उस समय में आया घर में जिस समय में एकदम उम्मीद ही खो गया था कि अब बेटा वोटा होने वाला नहीं है। उस समय में वो लड़का घर में आया, अर्थात बुढ़ापे में आया। अब सैन साहब और मेम साहब दोनों भूल चुके थे कि मुझे संतान भी होगा। उस स्थिति में ये लड़का आया है। तो ये पछतिया वाला जो होता है खतरनाक होता है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सैन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। अब ये खाता पीता घर वाला है, सैन साहब और मैम साहब अच्छे घराने से है, पैसा वाला आदमी है, तो उसके घर में खाने पीने की कमी नहीं है। मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस होता है, जिसके कारण लगता नहीं है कि बूढ़ा हो गया। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि बेचारे का उम्र काफी है। सैन साहब और मैम साहब का उम्र काफी है, और ये लड़का उस समय में पैदा हुआ जब लगता था कि अब कोई संतान होने की उम्मीद नहीं है, तब पैदा हुआ। तो कहता है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। इसका मतलब ये होता है कि संतान 40-45 वर्ष तक हो सकता है इंसान, लेकिन ये जाके 60 वर्ष में हुआ तो क्या हुआ? अपवाद है ना हुआ जी, ये अपवाद हो गया, जीवन के नियम का अपवाद है। कह रहा है कि और यह अवास्तविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। एक बात और है कि वो अपने जन्म के नियम का तो अपवाद है, ये है खोखा, घर के जो नियम कानून है उसका भी अपवाद है। इसका मतलब क्या? एक मतलब 5 बेटी है उनकी, उन 5 बेटी का जो रहन सहन, काम धाम करने का, चलने का, ये सब तौर तरीका है, उसके एकदम विपरीत इसका होगा, तब तो ये घर के नियमों का अपवाद है। मतलब वो सारी 5 बेटी जो है वो सुशील है, ये खतरनाक होगा, खौफ इंसान होगा, इसलिए ना अपवाद है जी। कह रहा है कि इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। मतलब उस गाड़ी को अगर कभी समस्या हुआ होगा, उस गाड़ी को अगर कभी खतरा हुआ होगा तो 5 लड़की से नहीं, बस यही लड़का से। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। हमारे सरकार कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन यहाँ ये पुरानी कहानी है ना जी। इसी में दोनों के लिए अलग अलग नियम है। ये बात हकीकत भी है कि बेटा के लिए खोआ मलिदा होता है, बेटी के लिए सूखी रोटी होता है ना जी। तो ये नियम पहले से बना हुआ है, देख रहे हैं ना, हमारे कहानी लेखक ही ये काम कर रहे हैं, भेद विभेद कर रहा है कि और खोखा के लिए अलग दूसरे नियम है। कहने के लिए
तो सैनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। बाप तो बेटा को पढ़ाई करवे करेगा जी, हैं? लेकिन करना नहीं चाहिए। ऐसे में बेटा का क्या होता है, मन बढ़ जाता है। तब बेटा के बारे में बाप कहते हैं कि बेटा है किसका, बाप का बेटा है, क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अभी से उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही है। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सैनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। अब खोखा का जो बुरा उसका गुण था, उसमें नौटंकी था लड़का, तो सैन साहब ने अपने मनोवृत्ति को भी उसके अनुसार बदल दिया कि भाई ये बच्चा ऐसा ही है, जबकि उसको समझाना चाहिए, उसके विपरीत हो गया सैन साहब। क्योंकि अपवाद वाला लड़का है ना जी, बहुत दिनों के बाद मिला है। अक्सर ऐसा होता कि सैन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ता है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सैन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब सैन साहब का दोस्त लोग आते थे और बातचीत के लिए कोई विषय नहीं मिलता था, हम लोग को भी होता है जी, हम लोग को भी ऐसा होता है, बातचीत के लिए कोई विषय जब नहीं मिलता है, बात खत्म हो जाता है, तो फिर नया बात करने के लिए अपने घर परिवार के ही किसी को लेकर के शुरू कर देते हैं। तो सैन साहब का तो सबसे प्रिय था वही बेटा न जी, तब बेटा को ही लेकर के बातचीत शुरू होता था। तो सैन साहब कहते थे कि इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, रट लगाए थे सैन साहब की, इसे इंजीनियर बनाऊंगा। और इंजीनियर जो बनाऊंगा आजकल की ये पढ़ाई लिखाई से नहीं जो तुम लोग पढ़ते हो जी, ये पढ़ाई लिखाई से नहीं। तब कैसा इंजीनियर बनाना है, तो अभी से इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम इंजीनियर होने का। जन्म के खड़ा हुआ है, ट्रेनिंग शुरू हो गया। हाँ, ट्रेनिंग शुरू है। कह रहा है कि अब देखिए ना, सैन साहब कहते हैं खोखा 5 साल की हो रहा है, खोखा का उम्र 5 साल होगी। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की अंगुलियां अभी से औजार के वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। मतलब सबसे ज्यादा समझदार सैन साहब है ना। सैन साहब अपने बेटा के लाड़ प्यार में एकदम दुनिया को भूल गए हैं, न भूल गए हैं। सैन साहब कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई जो होता है, मास्टर साहब सबके पास जाकर के पढ़ाई लिखाई, किताबी पढ़ाई लिखाई, ये पढ़ाई लिखाई से मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो कारखाना का जो मिस्त्री सब है उसको ला करके अभी से नॉट बोल्ट कसने के लिए, ठोक पीट करने के लिए सिखाया जाए, तब जाके मेरा बेटा क्या बनेगा, बढ़िया इंजीनियर बनेगा, सुंदर इंजीनियर बनेगा। हाँ, एक दिन का वाक्य है। एक दिन कुछ बातचीत हो रहा था कि ड्राइंग रूम में सैन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे और सैनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी आया था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सैन साहब ने शुरू किया। अब देखिए, पूछ रहे हैं किससे, वो जो सैन साहब के रिश्तेदार आए हैं उनसे ना पूछ रहे हैं।
अब सेन साहब ही अपना भाषण शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहराते हुए थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। देखिए, सेन साहब के जो रिश्तेदार थे, सेन साहब के जो रिश्तेदार हैं, उनसे पूछा गया कि आपका बेटा पढ़ता तो होगा किसी स्कूल में, संस्कार अच्छा लगता है। तो सेन साहब जो है मतलब उसको रिश्तेदार को बोलने नहीं दिए, उससे पहले अपना बेटा का बड़ाई शुरू कर दिए। लगे बताने, मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा। फिर दोबारा जब पूछे सेन साहब के रिश्तेदार से, तो वो कहते हैं कि देखिए, मेरा बेटा कुछ बने या ना बने वो उसकी जिम्मेवारी है, वो उसका काम होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक नेक इंसान, एक सुंदर आदमी, एक अच्छा आदमी, जेंटलमैन जरूर बने। बहुत बड़ी बात है। फिर आगे बढ़ते कहते हैं कि तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। हुआ क्या? सेन साहब बाहर निकले, क्योंकि शोरगुल का आवाज आ रहा था। जब बाहर गए तो उनके साथ में जो बैठे थे जो लोग, वो लोग भी बाहर चले गए। देखा कि हल्ला गुल्ला हो रहा है। सेन साहब का सोफर मतलब वही गाड़ी का देखभाल करने वाला, साफ सुथरा करने वाला, घर में जो साफ सफाई का काम करता था वो लड़का, वो एक छोटा बच्चा से उलझ रहा था। उसकी माँ भी वहां आई। वो छोटा बच्चा सोफर पर बार बार ललकता था और सोफर भी उससे कहा कही कर रहा था। सेन साहब जैसे ही पहुंचे वहां, तो कुछ कहना भी चाहती थी वो मदन की माँ। वो छोटा बच्चा का क्या नाम था? मदन। वो मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि सेन साहब उस अड़ोस पड़ोस, उस आसपास के बड़े लोग थे, तो उनका तो डर होता ही था। बेचारी चुप रह गई और सेन साहब ने जिस तरह से उन्हें डांटा कि वो अपने बच्चे को तुरंत उठाया वहां से और घुटने से जो खून बह रहा था उसे पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था। किसको? बच्चा को। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? अच्छा, वो किरानी का बेटा था। वो लड़का जो था मदन, कौन था? किरानी का बेटा था। और ये ड्राइवर किसका? सेन साहब का।
तो सैन साहब का ड्राइवर किराने के बेटा को धक्का दे भी दिया तो कोई बड़का बात नहीं हो गया जी, साधारण बात है। तो कह रहा है ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सैन साहब लपके। फिर उधर मोटर के पीछे खट खट की आवाज आई। सैन साहब को लगा कि वही लड़का फिर से तो नहीं आ गया। दौड़े सैन साहब, शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा कि सैन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का काला शीशा चकनाचूर हो गया है। सैन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। है ना हंसने वाली बात है। क्या कहते हैं अब वो लड़का जो था कासू, सॉरी मदन कुछ किया होगा जिसके कारण झड़प भी हो गया। उसका शोफर उसको धकेला, लेकिन ये लड़का जो है क्या किया, बत्ती ही तोड़ दिया। पूरा इंडिकेटर नहीं होता है, इंडिकेटर को तोड़ के उसके अंदर देख रहा था कि क्या है, चूड़ दिया इंडिकेटर को। आप सैन साहब का बेटा है तो इंडिकेटरों तोड़ दिया तो गोद में उठा लिया, फुसला रहा है उसको, नूनू बाबू सुगा कह रहा है उसको। वो जो लड़का था मदन, थोड़ा मोड़ा इधर उधर गंदा क्या किया, उसको लगा उठा के पटकने उसका सोफर। सैन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों के भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे और सैन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। एक आदमी, कौन है ये, मिस्टर सिंह, इनके दोस्त थे, सैन साहब के दोस्त थे, इनसे भेंट करने आए थे। अब बेचारे घर जाने को तैयार हो गए, जैसे ही आगे बढ़े कार की तरफ, गेट खोला कार का, फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था कार का, सैन साहब के दोस्त का कार, उसका टायर बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सैन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कू को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहां बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर दूसरा सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मतलब कासू बाबू बार बार यही काम करते थे। ये बात शोफर को भी मालूम था और सैन साहब को भी मालूम था। तो ये लोग ये सब काम को आम बात समझते थे, साधारण बात समझते थे, और उनको लगता था कि कासू ही किया होगा। कह रहा है कि मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वो अपने को पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सैन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सैन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम पड़ता था
कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। मतलब किसी भी बात को सेन साहब घसीट कर कहाँ ले जाते हैं, कासू को इंजीनियर बनाने पर। अब इनको लगता है, सेन साहब को लगता है कि मेरा बेटा हवा निकालने के लिए जो जान गया है, तो इंजीनियर बनना चाहता है, इसीलिए हवा निकालने के लिए ये जाना है। हाँ, तो ये जाके गाड़ी का हवा निकाल देता था। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, और जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। मतलब ये सब बात बेमतलब का बात लगने लगा सुनने वालों को भी। हम लोग को भी बेमतलब का बात लगता है जी, तो उनको नहीं लगता होगा, सेन साहब को भी लगता होगा। हाँ, तो जब तक बैठे रहे मिस्टर सिंह तब तक इसी तरह का बात होता रहा। वहाँ सेन साहब अंदर लौटे तो बेअड़ा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, और जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। मदन के जो पिताजी थे उसका नाम था गिरधर लाल, और सेन साहब के ही फैक्ट्री के वो किरानी थे। हाँ, उसने हुक्म दिया कि जाकर के गिरधर लाल को बुला कर ले आओ, और इसी के आउटडोर में रहता था। घर से बाहर जो था, कोई छोटा मोटा घर होगा उसमें हो रहता था। सेन साहब के सामने सिर झुकाकर आया और सेन साहब के सामने सिर झुका करके खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सर को ऐसे झुका करके खड़ा हो गया, और ऐसे खड़ा हुआ जैसे लग रहा था कि कोई कैदी या खून करके जुर्म करके आया हो, जज के सामने सर झुका कर खड़ा हो। मतलब एकदम अपने आप को मतलब बहुत बड़ा जुर्म करने वाला आदमी समझ रहा था। कौन? गिरधर लाल। बस उसका कसूर यही था कि उसका बेटा सेन साहब के ड्राइवर से, शोफर से झड़प गया था, बस यही कसूर था। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा, उसकी ओर झपटता रहा। किसकी ओर? ड्राइवर की ओर। कह रहा है कि मैंने जब गया वहां तो भी वो ड्राइवर की ओर झपटता रहा। उसे तो डर होना चाहिए, मैं जब गया तो। हाँ, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। मतलब एकदम ला करके पूरा ताना सुना दिया, और ताना सुनाने के बाद उसको जाने का इजाजत दे दिया। उसके किसी भी बात को सुनने के लिए सेन साहब तैयार नहीं हुए। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार ने सैनों का आरामदेह स्नानागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सैन्य धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड। क्या कहता है? और सेन साहब को लगता है कि उधर से मदन का चीख का आवाज आ रहा था। मदन को पीट रहा होगा गिरधर लाल, चीख का आवाज आ रहा था, तो इधर सेन साहब को सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और सेन साहब कह रहे हैं
कि गिरधर को बताने से लड़का को सजा मिला, और उसकी जो माँ है ना, मदन की माँ, गिरधर की पत्नी, वही लड़का को बिगाड़ के रख दिया। बच्चों पर निगरानी होनी चाहिए। बच्चों का इसी तरह से पिटाई अगर होता रहे तब वो सुधर सकता है। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब इसके कासू की माँ या सेन साहब बात कर रहे थे। तो कासू की माँ को बुरा लगा किसका बात? सेन साहब का। सेन साहब अब झूठ मूठ का जाकर के उसके पास लंबा चौड़ा खींच रहा है तो खराब तो लगेगा, खराब लग रहा है, लेकिन बेचारी बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसने क्या किया, मदन को ही मतलब एक मुद्दा बना करके कई बात बोल दी। क्या सब बोल दिए? तो कहता है कि कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का अर्थ रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सैनों के सेनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। मदन का बहुत पिटाई हुआ, इसका मतलब गिरधर ने खूब जम के पीटा मदन को, और ये आवाज मदन के चिल्लाने का इसके घर तक आ रहा था। और ये सब बात सुन के सेन साहब को खुशी हो रहा था। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। अब देखिए अगला मामला क्या होता है, मतलब पूरा उल्टा मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसी के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू मचा रहा था। कौन? मदन। मोहल्ले के जो छोटे मोटे लड़के थे, मतलब गली में खेलने वाला, धूल में खेलने वाला बच्चा सब, उसके साथ में कौन खेल रहा था? मदन खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। जब कौवा का जमात लगता है तो हंस भी सोचता है कि उसके बीच में जाकर के कुछ खुशी मना लें हम भी। तो यहां हंस कहा किसको? खोखा को। मतलब इसका क्या नाम है? कासू। कासू को कहा हंस, और कौवा कहा किसको? उस गली के जो आवारा गर्द लड़के थे जिसके साथ में मदन खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, वो सारा लड़का। तो कासू भी ललक गया उसके साथ में खेलने के लिए। हाँ, कह रहा है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा, कासू कहता है। तो दूसरे लड़कों को कोई खास उजड़ नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। और सब जो लड़का था वहां का, वो चाहता था कि आए कासू साथ में खेले। अरे बड़ा बाप के बेटे के साथ में भी एक दिन खेल लेंगे, ऐसा चाह रहा था वो बच्चा सब। लेकिन मदन को ये सब बात मंजूर नहीं, और कहता है कि मदन जो था, मदन वो सारे बच्चा का नेता था, लीडर। तो अब जब नेते जी को मंजूर नहीं है तो ये सबको कहां से मंजूर होगा। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कौन का? मदन कहता है। कासू तैस में आ गया। कासू को गुस्सा आया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। 5 साल का उम्र था, नौकर को मारता था।
5 साल का उम्र था, अपनी बड़ी बहन को मार लेता था। तो था तो गुस्से, ये सब चीज उसको किया हुआ था, गुस्सा में आ गया। क्या किया उसने, आओ देखा ना था, मदन को एक घूसा रसीद दिया, मतलब एक बार जोर से मारा मदन को। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मारने वाला था। सेने साहब ने कहा था, उसी छोड़वा का बाप कहा था कि मदन क्या होने वाला लड़का है, चोर गुंडा ना। तो वो भी लड़का कहीं माने, नहीं माना। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा। उसके साथ में जो और सब लड़का था वो सब बगल हट गया और वहां जाकर के आनंद से देखने लगा उस झगड़े को। तगड़ा झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगलों के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। कह रहा है कि जिस तरह से कुत्ता हड्डी के लिए लड़ पड़ता है, और ये कैसा, तो कह रहा है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगला में रहने वाला, घर में पाला जाने वाला कुत्ता कभी मोहल्ले वाले कुत्ते से नहीं लड़ सकते, जंगली कुत्ते से नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। तो इन दोनों की लड़ाई थी। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। कह रहा है कि यही लड़ाई अगर घर में हुआ रहता ना, तब तो कासुए शेर होता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भागा। कासू जान लेकर भागा, वहां से भागना ही पड़ेगा ना जी। हाँ, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। बहुत बड़ा बात है ये जी। कहता है कि अगर धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच लड़ाई हो ना, हमेशा धनी व्यक्ति ही जीतते हैं। इसलिए जीतते हैं कि सारे गरीब लोग उसी का मदद करने लग जाते हैं, सारे झोपड़ी वाले महल वाले का ही मदद करने लग जाते हैं, और एक झोपड़ी वाला अकेला रह जाता है, जिसके कारण कौन जीतता है, महल वाला ही जीत जाता है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहां। बच्चा ये सब बात को समझता थोड़ी ना है कि मेरा भी आदमी मेरे खिलाफ हो जाएगा। अर्थात कासू और उसके पिताजी हम पर ज्यादा हमला कर देंगे, कल के भविष्य के समय में मेरा हार हो जाएगा। ये बात बच्चा कहां से समझता है। उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहां। उन्होंने न तो अपने दूरदर्मन्य लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर परंतु तुरंत ही सहमते हुए तीतर बितर हो गए। वो सब जो वहां और आसपास में लड़का खड़ा था, वो लड़का ना तो मदन का मदद किया और ना ही सेन साहब के लड़का कासू का मदद किया, किसी का मदद नहीं किया। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुआ, सारा बच्चा इधर उधर चला गया, कोई वहां नहीं रुका। मदन घर नहीं लौटा। अब मदन को तो डर होगा ही, कहीं घर लौटे, वो नहीं लौटा, घर नहीं लौटा। लेकिन जाता ही कहां, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। रात के 8 बजे। बेचारा को भूख लगा जोर से, सोचा क्या करें। तो घर के पीछे से जो रास्ता होता है बाईपास, तुम लोग को भागने के लिए नहीं होता रास्ता जी, उसी रास्ते से घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। किसके लिए? मदन के लिए। मार इसे खाते रहता था, कभी मम्मी मारती थी, कभी पापा मारते थे। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। डर इस बात का था कि और दिन जो मार होता था उसमें आज के मार में ज्यादा फर्क होगा। आज हो सकता है उधर छलनी गर्म हो रहा होगा तो ज्यादा चलेगा। लेकिन उपाय ही क्या था, वह अपने रसोई घर में घुसा। पीछे इस वाले रास्ते से आंगन गया और रसोई वाले घर खाना जहां बनता वहां घुसा। मां नहीं थी, बगल के
सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। इसने इम्तिनान के साथ भर पेट खाना खाया। मदन, इसको खाना मिल गया बेचारा को, खाया पहले भर पेट, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। गया दरवाजे के पास जहां आवाज आ रहा था, कान सटा के सुनना शुरू किया। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी माँ ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबूजी ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। हाँ, मतलब मदन भी बात सुना अपने पापा के मुंह से। बातचीत घर में हो रहा था। मदन गया वहां, कान सटा के सुनना शुरू किया। तो सुनने के क्रम में यही सुना कि सेन साहब बोल रहे थे उनके पिताजी को कि मेरा घर छोड़ दो और तुम अपना तनख्वाह वगैरह लेकर के यहाँ से निकलो। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। मदन का बात होगा तब नहीं सुनेगा, इसको अच्छा नहीं लगा, इसे बताओ इसे मम्मी पापा बात कर रहा है, मुझे चलना चाहिए। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वो वहां अगर ये सब बात होते रहता कि आ जाने दो मदना को, उल्टा टांग देंगे, अब पेना गरम करके मारेंगे, तब भी सुनता थोड़ा सा कि सजा और क्या होने वाला है। तो इसको लगा कि मेरे काम का बात नहीं हो रहा है, बेचारा वहां से खिसक गया। दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। चारपाई रखा था बरामदा में, उधर चला, ये सोने के लिए चला। तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। लो गजब हुआ, लोटा से टकरा गया, ढन बनाया ना जी। हाँ, बहुत जोर से ढन बनाया। लोटे की टन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। अब लो गिरधर भी आ गया। हाँ, मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। अब लो मदन की अम्मा भी आ गई, मम्मी भी आ गए, पापा भी आ गए। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। ऐसे कस के खड़ा हुआ कि अब तो चलवे करेगा। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। खूब रोता भी था, खूब मार भी खाता था, लेकिन कभी घटना करना छोड़ता नहीं था। हाँ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। लगा कि आज गिरधर को दुनिया में और कुछ नहीं है, निस्सहाय चला। मदन ने अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। मदन जैसे गिरधर आया कहां, इसके पास आया, मदन के पास। मदन पूरा एकदम शरीर को टाइट कर रहा है। हाँ, लेकिन यहां ठिठक गया कौन? गिरधर लाल रुक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। गुस्सा में जो था गिरधर लाल, सारा गुस्सा बेचारे का खत्म हो गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर भी मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। कौन कहता है ये बात? गिरधर कहता है। गिरधर कहता है मदन को कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खो खा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा। मतलब अच्छा लगा किसको? गिरधर को, कि भाई तुम्हारा बाप जिसका नौकरी करता है उसका तुमने जो है ना दोनों दांत तोड़ दिया, तुम बहादुर हो। ये बात अच्छा लगा।
चलिए, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को कहानी अच्छे ढंग से मैं सुना पाया हूं। आप इस कहानी को कंप्लीट सुनने के बाद एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा।